नमस्कार श्रोताओं, धरती आकाश कार्यक्रम में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, हमारा पर्यावरण जिसमें हम जीते हैं, सांस लेते हैं, रहते हैं, वो बना है उन सभी जैविक और अजैविक घटकों से जो हमारे चारों तरफ विद्यमान हैं। ये पर्यावरण जो मूल रूप में हमें मिला था वो अब हमारे, या यूँ कह सकते हैं कि मानवीय हस्तक्षेप के कारण अपने मूल रूप में नहीं रह गया है, बहुत बदल गया है। वास्तव में कहा यह जा सकता है कि बिगड़ गया है। तो हमारे पर्यावरण को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एक ऐसी जीवन शैली अपनानी चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हो, उसमें हम कोई छेड़छाड़ ना करें। यही तो कहना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए लोगों को व्यक्तिगत रूप से शामिल करने के लिए लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली मिशन की शुरुआत की। तो इसी पर केंद्रित है हमारा आज का धरती आकाश कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रम में आज चर्चा के लिए उपस्थित हैं जाने माने पानी पत्रकार और लेखक, जिनके लेखन का मुख्य केंद्र होते हैं पानी, पर्यावरण, ग्रामीण विकास जैसे विषय, श्री अरुण तिवारी। साथ में है शैली अग्रवाल, जो वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और लोगों को जागरूक करती हैं प्लास्टिक के इस्तेमाल, खासतौर से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए। स्वागत है आप दोनों का हमारे स्टूडियो में। नमस्ते। नमस्ते। तो अरुण जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या वाकई जीवन शैली पर्यावरण को प्रभावित कर रही है? यदि हम पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति को देखें कि वो कब होती है, आप यदि उठाएं तो 1960 से पहले के दशक में पर्यावरण शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है, शब्दकोशों में कहीं नहीं है। इसको थोड़ा और यदि विज्ञान की दृष्टि से समझें कि वो दशक था जब पूरी दुनिया में औद्योगिकरण हो रहा था, उद्योग आ रहे थे, सुविधाएं बढ़ रही थी और बढ़ाई जा रही थी। ये वो दशक भी था या वो समय भी था जिससे पहले का जो भौतिक विज्ञान था वो चीजों को अलग अलग करके देखता था। सूर्य को अलग, चंद्रमा को अलग। वो ये इस दृष्टि से नहीं देखता था कि नहीं ये पृथ्वी से ही चंद्रमा का जन्म हुआ है, इस तरह से अलग अलग, या पत्थर को अलग, मनुष्य को अलग, वगैरह वगैरह। और वो उस पूरे विज्ञान ने पूरी दुनिया को ज्यादा से ज्यादा सुविधा जुटाने और ये मानने की ये संसाधन हमारी सुविधाओं के लिए है, इस तरफ आगे बढ़ाया। और उस औद्योगिकरण का जो नतीजा था कि दुनिया में काले धुएं दिखने लगे थे आसमान में, तब ये शब्द आया कि नहीं, इसको बचना चाहिए। तब यूनाइटेड नेशन ने 1972 में पूरी दुनिया के देशों को निर्देश दिया कि हमें पर्यावरण दिवस मनाना चाहिए। और 1974 में 5 जून हम सब जानते हैं कि वो पहला पर्यावरण दिवस था। और आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो वर्ष 2023 का पर्यावरण दिवस 50वां विश्व पर्यावरण दिवस है। ये 50 साल का जो इतिहास है, यदि हम इसको पलट कर देखें तो ये समझ में आ जाएगा कि जीवन शैली और पर्यावरण का रिश्ता क्या है। मैं इसको थोड़ा 2 बिंदुओं पर समेटता हूँ। पहला ये कि यदि हम आज के सबसे ज्यादा चर्चित विषय को देखें, जलवायु परिवर्तन, जिसका मूल कारण मान रहे हैं कि दुनिया में का तापमान बढ़ रहा है। और ये मान रहे हैं कि तापमान इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हवा के भीतर जो गैस है उनका असंतुलन बढ़ रहा है, कार्बन बढ़ रहा है, दूसरी गैसें बढ़ रही हैं। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जितना अधिक उपभोग उतना अधिक कचरा, जितना अधिक कचरा उतना अधिक उत्सर्जन, और उतना अधिक कार्बन उतना अधिक ताप। तो ये जो चक्र है ये बताता है कि उपभोग जीवन शैली से जुड़ा वस्तु है, इसलिए जीवन शैली पर्यावरण का विषय है। इस पर जरूर चर्चा करनी चाहिए और इस पर जरूर कुछ कदम उठाने चाहिए। अपने जीवन शैली में किस तरह का बदलाव कर सकते हैं जिससे हम अपने पर्यावरण के लिए कुछ योगदान कर सकें, सुधार के लिए? 2 बातों पर, जैसा कि मैंने जो कहा कि अधिक उपभोग तो अधिक कार्बन, अधिक उत्सर्जन, अधिक ताप और अधिक असंतुलन जी। तो जाहिर है कि उपभोग वो विषय है जिस पर हमको अपने को केंद्रित करना चाहिए। जीवन में जितनी जरूरत है, और हम आज बापू स्टूडियो में बैठ कर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और बापू ने कहा था कि इस दुनिया में जो कुछ भी है ये प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी को चलाने के लिए काफी है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच की पूर्ति नहीं कर सकता। ये भी जीवन शैली की तरफ ले जाता है। हमें जितनी जरूरत हम उतना उपभोग करें, एक बिंदु ये है। दूसरा बिंदु ये है कि जो हम अपनी जीवन शैली है उसको इस तरह बनाएं कि वो पर्यावरण के अनुकूल हो। हमारे आसपास जो हवा है, पानी है, मिट्टी है, जीव हैं, जंतु हैं, वनस्पतियां, पक्षी, सूर्य, चांद, जो कुछ भी है उन सबके अनुकूल हो। ये 2 मौलिक बिंदु हैं, इन पर आगे बात की जा सकेगी एक एक बिंदु पर कि हम क्या करें और कैसे प्रभाव डालते हैं। इस बार के पर्यावरण दिवस का थीम है बीट द प्लास्टिक। शैली, आप इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, आप अपने कुछ सुझाव बताइए, क्या करती हैं आप लोगों को जागरूक करने के लिए? हमने शुरुआत करी थी लगभग 9-10 साल पहले
तब कुछ प्लास्टिक की पन्नियाँ वगैरह इकट्ठी होती थी घर में, जिसे मुझे लगता था कि इनमें सैपलिंग्स बनाई जा सकती हैं, पौधे बनाए जा सकते हैं। हम लोग वृक्षारोपण से जुड़े हुए थे, तो उसमें सैपलिंग्स बनाने के लिए जो संस्था इस पे काम कर रही थी, हम लोग इकट्ठा करके उन्हें देते थे। धीरे धीरे समझ में आया कि और भी बहुत सी प्लास्टिक है जो रिसाइकिल करके उससे फिर से प्लास्टिक या उससे बनने वाले उत्पाद बनाए जा सकते हैं और उनको दोबारा इस्तेमाल करा जा सकता है। लेकिन ये बात रही रिसाइकलिंग की और रीयूज की। उससे प्लास्टिक खत्म नहीं होता। खत्म करना है तो उसका उत्पादन खत्म करना होगा, और उत्पादन खत्म करना है तो उसका उपयोग हमें कम करना होगा। तो हम लोग जागरूकता फैलाते हैं उसके लिए। हमारी संस्था है जिसमें हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं। कुछ बच्चे नुक्कड़ नाटक करते हैं, कहीं कहीं हम लोग कार्यशालाएं आयोजित करते हैं और लोगों को बताते हैं कि छोटे छोटे हमारी ही जिंदगी में ऐसे जीवन शैली की आप बात कर रही हैं कि हम लोग अपने जीवन शैली में छोटे छोटे अंतर ला सकते हैं। किस प्रकार के अंतर? एक छोटी सी बात बताती हूँ। मेरे बच्चे पेन इस्तेमाल करते हैं। पहले वो हर बार नया पेन खरीद के लाते थे। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, रिफिल्स लाने लगे। बहुत छोटा सा फर्क है, रिफिल अब भी लग रही है, उसका रैपर अब भी लग रहा है, लेकिन पेन का जो पूरा का पूरा कवर है वो बच गया। अगर हम इतने सारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं, आप और हम भी पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, रिफिल वाले पेन इस्तेमाल करेंगे तो ऊपर की जो बॉडी है वो दोबारा इस्तेमाल हो जाएगी। जैसे बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर केक आता है, छोटी सी बात कि जब हम ऑर्डर देते हैं तो उनसे कह देते हैं कि उस पे जो टैग लगाते हैं वो बर्थडे या एनिवर्सरी का, वो प्लास्टिक का होता है, वो ना लगाएं। तो धीरे धीरे ऐसे ही जागरूकता फैल जाती है। फिर लोगों को दिखाई देने लगता है, अच्छा ये एक्स्ट्रा यहाँ पर प्लास्टिक जा रही है, तो अब मैं क्या करूं, बजाय प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल करने के अब हम तांबे की या स्टील की बोतलें, आपने देखा होगा, बाजार में प्रचलित हो गई हैं। तो छोटे छोटे इस तरह के अनुभव हैं जिससे कि प्लास्टिक काफी कम करी जा सकती है। नहीं तो कम से कम रीयूजेबल प्लास्टिक तो यूज करें ही, ऐसी बोतलें यूज करें जो कि कई बार हम लोग इस्तेमाल कर सकते। अरुण जी, आपकी तरफ मुखातिब होते हुए मैं जानना चाहूंगी कि ये जो प्लास्टिक है किस तरह से पर्यावरण को प्रभावित करता है, क्योंकि इतना जोर है प्लास्टिक को खत्म करने और बीट द प्लास्टिक इस बार का थीम भी रखा गया। ये तो बहुत स्पष्ट है कि उसकी जो एक गुण है, उसकी जो ताकत है कि वो खत्म नहीं होता लंबे समय तक, और वही हमारे लिए नुकसान का सौदा है। धरती के भीतर जब हम जगह जगह प्लास्टिक डंप करते चले जाते हैं, कचरे के साथ जाता है और नीचे कहीं किसी डंप एरिया में डाला जाता है, तो जब पानी की भी नसें होती हैं धरती के भीतर, और पानी को यदि बीच में वो हिस्सा आ गया, किसी गड्ढे में आपने प्लास्टिक भरना शुरू कर दिया गहरे तक, तो जाहिर है कि उससे आगे नहीं जा पाएगा, तो उसकी नसें चौक होती हैं। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में अब नालियों का तो एक मसला है ही। यदि हम नालियों में देखें और उसमें प्लास्टिक का कचरा भरा पड़ा है तो छोटी सी बारिश में शहर में बाढ़ आ जाती है। मुंबई में, दिल्ली में आपने ये सब देखा और सुना होगा। धरती के भीतर उसका इस तरह से जाना, फिर जब उसके भीतर वो रहता है उसकी गर्मी, जैसे हम कहते हैं यदि मिट्टी में नमी रहेगी तो मिट्टी अच्छी रहेगी, कार्बन का अवशोषण करेगी। लेकिन मिट्टी में यदि नमी नहीं बचेगी, भीतर की गर्मी उसकी नमी को खा जाएगी, तो वो मीथेन जैसी गैस का उत्सर्जन करेगी। प्लास्टिक के जो प्रभाव कई तरह से निकल कर आ रहे हैं, खासतौर पर जो हमने खान पान में प्लास्टिक का उपयोग शुरू किया है, पॉली का यूज किया है, और जिस तरह के पॉली मटेरियल का यूज किया है। अब चाय बाजारों में प्लास्टिक के कपों में मिलती है, उसका उसके साथ जो रिएक्शन होता है गर्म होने पर या ठंडा होने पर, पानी की बोतलों को ठंडा होना या गर्म होना। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट थी जिसने खासतौर पे जो हमारे बाजार में शीतल पे अवेलेबल हैं, उसकी स्टडी के बाद उन्होंने पाया कि उनमें पॉली माइक्रो कण जो है उसके भीतर मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसके साथ साथ प्लास्टिक भी शरीर में ले रहे हैं। इवन ये प्लास्टिक समुद्र में पाई जाने वाली मछलियों के शरीर में मिलने लगा है। बड़े पैमाने पर ये जो हमारी नदियों के रास्ते बहता हुआ समंदर में पॉलीथीन जा रहा है और कचरा और बोतलें जमा हो रही हैं, इसको यदि हम एक लाइन में या एक बिंदु पर समझना चाहें कि कितनी बड़ी थ्रेट है, कितनी बड़ी चुनौती है, कितना बड़ा हमारे लिए एक खतरा है। इस पृथ्वी पर यदि हम देखें तो जीवन सबसे पहले मूंगा भित्तियों में शुरू हुआ। मूंगा भित्तियां समुद्र के बीच लाखों एकड़ में होती हैं, मूंगा भित्तियां यानी कोरल रीफ। और अब नए समाचार ये कहते हैं कि कोरल रीफ खत्म होने शुरू हो गए हैं। तो जिनमें जीवन का पहला संचार हुआ, यदि वो खत्म होने शुरू हो जाए तो जीवन पर चुनौती का अलार्म बज चुका, ये दिखता है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है जो शैली जी ने अभी बताया कि हमने अपनी जिंदगी में छोटे प्रयोग शुरू किए। इस पर बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है कि पॉलीथीन के क्या नुकसान, क्या नफे, इसके क्या अल्टरनेट होना। तो एक तो बुनियादी चीज है कि लोग क्या कर सकते हैं, ये एक विषय है जो शैली जी ने बताया। दूसरा विषय है कि हमारे वैज्ञानिक क्या कर सकते हैं।
हमारे नीति निर्माता क्या कर सकते हैं? यूज एंड थ्रो का जो हमने रवैया, तौर तरीका बाजार ने, तकनीक ने अपना लिया है, उससे हमको हटना होगा। प्लास्टिक बुरी चीज नहीं है, लेकिन प्लास्टिक ऐसी जगह उनका इस्तेमाल होना जहां लंबे समय, जहां और विकल्प नहीं है लेकिन वो एक अच्छा विकल्प है उस तरह, लेकिन वहां इसका इस्तेमाल होना जहां हमने थोड़ा सा एक बार यूज किया और फेंक दिया, कचरा हो गया वो। तो जहां वो एक जरूरत था, एक रिसोर्स था, वहां कचरे में तब्दील हो गया। इसको हम थोड़ा और चित्र को थोड़ा आसपास जो घट रहा है उससे जोड़ के देखें। ये नया दौर ऑनलाइन मार्केटिंग का है, बाजार से चीजें मंगाने का है। बाजार से जो कुछ आता है वो पैकेजिंग में आता है, वो चाहे कागज की पैकेजिंग हो या पॉलीथीन की हो, वो पैकेजिंग है। कागज है तो वो भी किसी से बनता होगा, वो भी पेड़ पत्ते कहीं से बनता होगा। पॉली है तो वो भी बनता होगा। तो पैकेजिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, ये नया दौर उसको बढ़ाएगा। डिलीवरी सिस्टम बढ़ रहा है, कोरियर सिस्टम बढ़ रहा है, तो ये हमारे दूसरे रिसोर्सेज को खाएगा, डीजल पेट्रोल का खपत बढ़ाएगा। ये और बाजार ने एक चलन पैदा किया है कि जो चीज पैकेजिंग में है, पैकेट में है, वो शुद्ध है, अच्छी है, क्वालिटी वाली है। यदि बाजार ये गारंटी दे सके, यदि हम अपने तौर तरीके ऐसे बदल सकें कि नहीं, जो खुले में सामान मिलता है वो भी शुद्ध होता है, वो अच्छा होता है, उसकी क्वालिटी इंश्योर कर सकें, तो लोगों का मानस बदलेगा। लोग ये सोचना शुरू करेंगे नहीं, हमें पैकेट वाले की जरूरत नहीं है, वो पैकेट घर आते ही कचरा हो जाता है। तो बहुत सारे पॉलिसी इश्यू हैं इस पर, जिस पर हमको ध्यान देना चाहिए। शैली जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि रिसाइकिल और रीयूज तो ठीक है, लेकिन रिड्यूस की तरफ जाना पड़ेगा। कि हम देख रहे हैं कि ये जो पॉलीथीन्स हैं, ये आपने जैसे बताया कि मिट्टी को, पानी को, हवा को, सबको दूषित कर रहा है। तो ये एक ऐसा पदार्थ है कि वो पूरी तरह से जो भी पर्यावरण हमारा है सबको विलेन ही हो गया एक तरह से। हम दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित जगह पर रहते हैं। 50% बच्चे, आधे बच्चे किसी ना किसी रूप में अस्थमैटिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हमारे आसपास कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जिसे कैंसरस प्रॉब्लम्स हैं या फिर अस्थमैटिक प्रॉब्लम्स हैं। वो रसायनों की वजह से हैं। तो रसायनों का बहुत बड़ा कारण ये प्लास्टिक का उपयोग है। नारियल लाए हम बाजार से, ऑनलाइन नारियल मंगाया, मेरे एक मित्र मंगाते हैं, वो पूरी तरह से प्लास्टिक में रैप्ड होता है। ज़रूरत क्या है कच्चे नारियल को प्लास्टिक में रैप करने की? हम बाजार जाते हैं, हम 4 सदस्य हैं घर में, एक थैले में 4 नारियल रखे, उससे मना किया कि आप प्लास्टिक स्ट्रॉ नहीं रखेंगे। वो प्लास्टिक स्ट्रॉ रखता था, उसे मना करा। तो हमने एक तो स्ट्रॉ बचाई, प्लास्टिक अगर ऑनलाइन नारियल घर पे आ रहा है उसकी रैपिंग बचाई। उसके अलावा पॉलीथीन में ना लाके हमने थैले में लाया। हमारी सारी सब्जी एक थैले में आती है, घर आके हम सेग्रीगेट करते हैं, उसे अलग अलग करते हैं। तो एक साथ मान लिया 10 तरह की सब्जियां आई, तो 10 पन्नियां हमारे घर आने से बच गई। अब हम एक मुहिम और शुरू कर रहे हैं। फूल जो देने वाले आते हैं घरों में, तो वो भी छोटी छोटी पन्नियों में बांधकर घरों में लटका के चले जाते हैं। सोसाइटीज में, हाई राइजेस में बहुत से लोग पूजा के लिए फूल मंगाते हैं। तो पॉलीथीन में ना देकर हमने जो थैले हैं, कागज के लिफाफे हैं, उनमें पतली सुतली की डोरी बांधकर उन लोगों को गिफ्ट दिए हैं कि आप अपने फूल वाले से कहें कि अगले 30 दिन तक वो उस कागज की थैली में फूल लेकर आएगा। तो हमने 30 पन्नियां हर घर से बचा ली हर महीने। तो अगर 40% घर भी मंगा रहा है, मान लिया 150 की सोसाइटी है, उसमें से 50 घर भी आपके फूल मंगा रहे हैं, तो हर रोज की 50 पन्नियां जो आगे यूज नहीं होंगी, वो बहुत पतली बारीक होती हैं, जिन्हें रिसाइकिल करना भी आसान नहीं होता है। रिसाइकलिंग की अपनी बहुत बड़ी कॉस्ट है। रिसाइकलिंग में इलेक्ट्रिसिटी भी लगती है, पानी भी लगता है, उसके अपने खर्चे हैं। और हम मुश्किल से 9 या 10% सामान है जो प्लास्टिक है जो रिसाइकिल करते हैं, उसमें से भी ज्यादातर दूसरी बार रिसाइकिल नहीं होगा। एक बार रिसाइकिल हो गया, खत्म हो गया। तो इसलिए घर में आने ही ना दें। रेजर हैं, बीच में प्लास्टिक के रेजर आने लग गए थे। पहले हमारे पापा लोग स्टील का रेजर इस्तेमाल करते थे, स्टील के ब्लेड्स उसमें लगा के धोते थे, ब्लेड्स बदलते थे। तो नुकसान तो हमारी त्वचा के लिए तो कोई नुकसान नहीं हुआ, बस वो कन्वीनियंस, ये जो ब्लेड बदलना, धोना, साफ करना, उसको बचाने के लिए हम प्लास्टिक के यूज एंड थ्रो रेजर्स लाने लगे। बच्चों को हम डेकोरेशन करवाना सिखाते हैं अपनी संस्था में, स्टॉल्स लगाने के लिए कुछ डेकोरेटिव मटेरियल बनाते हैं। तो उसमें प्लास्टिक के फूलों से सजाने के बजाय हमारी कोशिश रहती है जो ऊन के या कपड़े के या कागज की बनी हुई चीजें हैं, उससे हम डेकोरेटिव मटेरियल बनाएं। प्लास्टिक का इस्तेमाल ना के बराबर हो तो वही अच्छा है। आप चाहे उसकी जैकेट बना लो, हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत सुंदर जैकेट देकर प्लास्टिक के लिए जागरूकता फैलाने की उन्होंने कोशिश करी, लेकिन प्लास्टिक उससे खत्म नहीं हुआ,
उसका उन्होंने इस्तेमाल बहुत खूबसूरत करा। हो सकता है वो कई सालों तक इस्तेमाल होता रहे लेकिन खत्म नहीं होगा। तो रिसाइकिल उसे क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो प्लास्टिक ऑलरेडी हमारा सरदर्द बना हुआ था। सर ने कहा ना, क्लॉगिंग हो जाती है नालियाँ, नदी नाले, जितने भी नदियों के किनारे आपको गंदगी मिलेगी। मैं अभी पहाड़ों पर घूमने गई थी, बहुत खूबसूरत झरना था, एक मौनी बाबा की गुफा थी, वहाँ पर हम लोग गए। कितना खूबसूरत नज़ारा, चारों तरफ जंगल बना पड़ा है। केदारनाथ का जो श्रृंखला है उधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी थी। गंदगी आपको क्या दिखेगी? प्लास्टिक की 2-3 पन्नियां पड़ी हुई हैं, आइसक्रीम का कप पड़ा हुआ है। तो वो अगर आए ही ना इस्तेमाल में, वहां ले जाना अलाउड ही ना हो, तो फिर कूड़ा भी नहीं बनेगा। रिसाइकिल बात की बात है। इस तरह से छोटे छोटे प्रयासों से ही तो हम पर्यावरण में सुधार कर सकते हैं, अपनी जीवन शैली में बदलाव करके। हम ये देखते हैं कि गाड़ियों से जो निकलने वाले धुएं हैं, घरों में गर्मियों में एसी का प्रयोग और सर्दियों में हीटर, इन सब का प्रयोग, इनसे किस प्रकार से हमारे पर्यावरण पर असर पड़ता है? देखिए, बुनियाद वही है, जितना अधिक उपयोग उतना अधिक कचरा, उतना अधिक उत्सर्जन। बिल्कुल सही मुद्दा आज आपने चर्चा के लिए चुना है कि हम पूरी जो शैली जी की बात का लबोलबाब था, ये था कि रिड्यूस पर ही जाना पड़ेगा, न्यूनतम उपभोग पर ही जाना चाहिए। बुरा कुछ नहीं है, न गाड़ियों का उपयोग बुरा है, न किसी अन्य चीज का उपयोग बुरा है, लेकिन अति बुरी है। तो हमको न्यूनतम उपभोग की तरफ जाना पड़ेगा जिनसे जीवन चले, और हमको ये समझना पड़ेगा कि ये शरीर अनंत क्षमताओं का और संभावनाओं का पुतला है। बॉडी अपने आप एक इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेती है। यदि आपके पास 2 विकल्प हैं, एक विकल्प तो यह है कि आपको गर्मी लगी तो आपने कूलर चला लिया, कूलर से काम नहीं चला तो एसी चला लिया, या उससे कुछ और ऊंचा भी आ जाएगा तो वो चला लिया। एक तरीका ये है कि जो आपके पास साधन हैं, उन साधनों को आपने धीरे धीरे पॉजिटिवली लेना शुरू किया और शरीर ने अपने आप को अनुकूल कर लिया। शरीर उसके बाद डिमांड ही नहीं करेगा कि इससे ज्यादा मुझे और ठंडक चाहिए। हमको उस तरफ जाना पड़ेगा, इस शरीर की क्षमताओं को पहचानना पड़ेगा और उस तरफ जाना पड़ेगा कि हम अपने इम्यून सिस्टम को बेटर करें, बजाय कि हम बाहरी चीजों पे डिपेंडेंट होते चले जाएं। यदि डिपेंडेंसी सिंड्रोम ये बना रहा तो धीरे धीरे अधिक से अधिक सुविधा, अधिक से अधिक भोग, अधिक से अधिक धन, इस पर हमको जाना पड़ेगा। एक विषय जो आज चर्चा में मुझे लगता है कि उस पर हमें जरूर सोचना चाहिए कि जो हमारी जीवन शैली है वो पर्यावरण के अनुकूल हो, और वो कैसे नहीं हो रही। आप यदि देखें कि यदि आप पहाड़ों में रहते हैं, ठंडे इलाके में रहते हैं, तो आपका निर्माण कैसा होना चाहिए? क्या वहां बाहर टाइलें लगनी चाहिए? क्या वहां शीशे के मकान होने चाहिए जो रिफ्लेक्शन करते हैं, सूर्य की रोशनी को वापस ले जाते हैं, सोखते नहीं हैं? यदि वो वैसे होंगे तो ताप बढ़ेगा। यदि आप वहां पर स्टील की चादरें छतों पे लगाएंगे तो रिफ्लेक्ट करके ग्लेशियर पिघलेगा। यदि आप देखें उत्तरकाशी और आसपास में कभी इस तरह के लगे थे, बाद में उनको कलर्ड किया गया, रंगीन किया गया। लेकिन भारत में क्या हो रहा है, या दुनिया के देशों में मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं भारत का ये समझता हूं कि यदि देखें कि ये आर्किटेक्चर का कैसे विषय है, आप ऊपर से शुरू कीजिए, नीचे तक जाइए, सब बिल्डिंगों का वही डिजाइन, वही मटेरियल, वही शीशे, वही खिड़कियां, वही एयर कंडीशन, वही टाइल्स। तो हम जिस भूगोल में रहते हैं, वहां का जो पर्यावरण डिमांड करता है, उसके हिसाब से वैसा आर्किटेक्चर, वैसा पहनावा, वैसा मटेरियल, वैसा खान पान। राजस्थान में यदि आप रहते हैं तो जाहिर है कि आपको मोटा अनाज खाना है, क्योंकि वो वहां पैदा होता है। आपको खूब छाछ पीनी है, मिर्च भी खूब खानी है, आपको घी भी खाना है, क्योंकि वो वहां होता है। ये सब मिलाकर के वहां के पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। यदि आप पहाड़ में रहते हैं तो आप मंडुआ खाएंगे, मंडुआ यानी गर्म चीज है। वहां पर जहां जैसा भूगोल तय करता है, भूगोल बताता है, हमको निर्देश देता है, गाइड करता है, शिक्षित करता है कि हमको क्या खाना और क्या पीना। यदि उससे हटकर एक यूनिफॉर्म सिस्टम में जाएंगे, पूरा भारत या पूरा दुनिया एक जैसा पहनने लगेगा, एक जैसा खाने लगेगा, एक जैसा मटेरियल यूज करेगा, तो यूं समझना कि ये पर्यावरण अनुकूल नहीं है। हमको अपने भूगोल के हिसाब से अपनी जीवन शैली को बनाना होगा, अपने काम को तय करना होगा, अपने पहनावे को तय करना होगा, खान पान को तय करना पड़ेगा, अपने मकानों के डिजाइन, हर चीज को तय करना पड़ेगा। यही है पर्यावरण अनुकूल हो जाना। पर्यावरण अनुकूल हम पहले थे, लेकिन अब हम उससे शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले पहाड़ों में लकड़ियों के घर बना करते थे, भूकंप रोधी होते थे, ऐसे ऐसे जो भी क्षेत्र हैं उस हिसाब से वहाँ का आर्किटेक्चर होता था। लेकिन आज के डेट में हम क्या कहें, इसको अंधाधुंध मॉडर्नाइजेशन कहें या क्या कहें, इसको बेसमझी कहें। तो इस तरह से जो हम देख रहे हैं जीवन शैली हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। तो शैली, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपने जो अभी तक अपने प्रयास किए हैं उसका क्या आपको रिजल्ट दिख रहा है, और क्या आप संदेश देना चाहेंगी? पहले से बदलाव तो आ रहे हैं, लोगों में जागरूकता दिखाई दे रही है। बच्चे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की ओर ना जाकर प्लास्टिक के विकल्प पे बात करने लगे हैं।
लोगों के पास स्टील और तांबे की बोतलें दिखने लगी हैं और थैले भी हम लोग बांटते हैं, तो लोग अब लेने भी लगे हैं। ऐसा नहीं है, बाजारों में जाकर हम लोग अभियान चलाते हैं तो वो लोग आके पास में थैले वगैरह लेते हैं, क्योंकि उन्हें वो सुविधा उसमें भी मिल रही है बजाय 10 पन्नी इकट्ठे उठा के ले जाने से। तो जागरूकता तो बिल्कुल फैल रही है। जो टैग्स हैं, अभी मैंने देखा पिछले दिनों केक मंगाया था तो उसमें कागज का टैग लगा हुआ था बजाय प्लास्टिक का लगने के। प्लास्टिक के चाकू की जगह अब लकड़ी के चाकू आने लगे हैं। तो धीरे धीरे बदलाव तो आ रहा है। स्ट्रॉ भी आजकल बन रहे हैं, उसको फॉलो नहीं करती हूँ क्योंकि वो कागज से बना हुआ है और कागज अपने आप में ही बहुत ज्यादा पेड़ों को काटने का, 1/3 पेड़ इसीलिए कटते हैं कि हमारे यहाँ कागज इस्तेमाल हो रहा है। स्ट्रॉ की जरूरत क्या है? गिलास लेकर जाइए ना, गिलास लेकर जाइए। घर से गिलास ले जा सकते हैं तो बहुत ही खूबसूरत बात है जी। अगर आपको टेक अवे लेना है तो घर से गिलास लेके जाइए। वहीं पर पीना है तो ठीक है, कागज के गिलास हैं, ठंडे पे अगर आप पी सकते हैं। या कोई हमारे पास एक मीटिंग हुई, वहां पर हमने प्लास्टिक की बोतलें रख दी। अब भी होता है, जो अभी कुछ सम्मेलन होते हैं उनमें भी पानी पीने के लिए सबसे सुविधाजनक पानी की बोतलें प्लास्टिक की बोतलें होती हैं। उसके बजाय हम यही सलाह देते हैं, हर जगह जाके बोलते हैं कि आप एक पानी का डिस्पेंसर रखिए, मटका या कोई भी नांद रखिए, और उसके साथ साथ चाहे तो छोटे वाले पेपर कप्स रख दीजिए। उसमें भी थोड़ा सा प्लास्टिक होता है, थोड़ा बहुत कम होता है प्लास्टिक की बोतल की अपेक्षा, और पानी का भी बर्बादी कम होती है अगर छोटे गिलास वहां पर रखे हुए हों। इतने बड़े ब्रह्मांड में जितना हमें पता है उसमें उससे ज्यादा तो बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता है जी। इतने लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं, हर आकाश गंगा में लाखों करोड़ों सितारे हैं और हर सितारों के अपने अपने ग्रह उपग्रह हैं, जिसमें सिर्फ एक पृथ्वी पर अभी तक हमें जीवन मिला है। बहुत ही वरदान दायिनी है। अगर हम जंगल में चले जाएं वहीं पर कुछ ना कुछ हमें खाने पीने को मिल जाता था। अभी हम लोग ट्रैकिंग पे गए थे तो इतने सुंदर खूबसूरत फलदार वृक्ष मिले, इतने फूलदार वृक्ष मिले। सजावट के लिए हमें प्लास्टिक के फूलों की जरूरत नहीं है, वो सब जगह दिखाई देता है। इतनी जैव विविधता मिली, उसके लिए हमें पहाड़ों पर क्यों जाना पड़ता है? हमारे आसपास जो पेड़ हैं हम उन्हीं को बचाएं। उसे बचाने के लिए हाँ, हमें अपना उत्पादन, जैसे सर ने कहा कि उपभोग और उत्पादन अगर कम होगा तो प्रकृति से, क्योंकि मिलता तो सब कुछ अल्टीमेटली हमें प्रकृति से ही है, कहीं दूसरे ग्रह से नहीं आ रहा है सामान। तो वो चीज़ प्रकृति का हनन हम लोग कम कर पाएंगे और इसे खूबसूरत रूप में ही अपने बच्चों को भी दे पाएंगे। अरुण तिवारी जी, आप मैं 4 बातें कहना चाहता हूँ। पहला कि हमको अपनी खुशहाली के इंडिकेटर बदलने पड़ेंगे। जीडीपी अधिक उपभोग का इंडिकेटर है, खुशहाली का इंडिकेटर कुछ और करना पड़ेगा, पहला। दूसरा, हमें चीज़ों को टुकड़े टुकड़े में नहीं सोचना होगा। जैसा चलिए ने बिल्कुल ठीक कहा कि यदि हम कहें पॉली की जगह जो कागज़ ले आएँ, कागज़ की जगह कुछ और ले आएँ, तो उसको समग्रता में देखना पड़ेगा कि इसका चक्रीय प्रभाव अंत में क्या जाने वाला है, अंत में पर्यावरण को नुकसान करने वाला है वो विकल्प या नहीं। इसलिए अंततः हमको न्यूनतम उपभोग में ही आना होगा। तीसरी बात यह कि बात करने से बात नहीं बनेगी, अपने जीवन से शुरुआत करनी होगी। चौथी बात यह कि पीढ़ी, नई पीढ़ी या समाज कह लें, वैसा बनना चाहता है जैसा उससे ऊपर का या उससे अधिक सम्मान पाने वाला समाज या व्यक्ति होता है। यदि हम अधिक से अधिक सुविधा वाले व्यक्ति को सम्मान देने की बजाय जीवन में सादगी से जीने वाले व्यक्ति को सम्मान देना शुरू करेंगे और उसको गौरव का विषय मानेंगे, यदि मेरे पास 2 यूनिफॉर्म है स्कूल जाने के लिए और मैं उसमें गौरवान्वित महसूस करने लगूं, तो फिर ये चक्र उलटने लगेगा और हम पर्यावरण की अनुकूल जीवन शैली की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये दायित्व तो बहुत बड़ा है और बहुत सारे लोगों का है। बहुत बड़ा दायित्व है। आपने सही कहा कि बात करने से बात नहीं बनेगी, अपने जीवन से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसी के साथ चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। धरती आकाश कार्यक्रम में इतना ही। आप दोनों यहाँ पर स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।